रजिस्ट्रेशन राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 ये केंद्रीय अधिनियम 1908 का आप संशोधन ला रहे हैं। वैसे आपका अधिकार है, लेकिन आपको इसको कंसेंट के लिए फिर केंद्र को भेजना पड़ेगा। ये केवल आपके बूते पर ही नहीं हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि इसमें कुछ धाराएं जो मुझे तकलीफ देने वाली लग रही है, केवल उतने तक ही मैं सीमित कर रहा हूँ अपने आप को। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 केंद्रीय अधिनियम की राजस्थान राज्य में लागू करने हेतु 22 विभिन्न धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव पेश किए हैं। अधिनियम के खंड 3 के तहत धारा 7 में संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 17 के संबंध में ऐसे दस्तावेजों से जिनका रजिस्ट्रीकरण किया जाना अनिवार्य है। मूल अधिनियम की उपधारा 1 में क से लेकर 6 तक 7 खंड वर्तमान में हैं। उसमें नए ज से लेकर ड तक कुल 8 नए जोड़े गए। विद्यमान खंड घ में 1 वर्ष से अधिक की लीज की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री का प्रावधान था को संशोधित कर किसी भी अवधि, मैं सोचता हूँ इस बारे में कोई आपको लीगली तरीका निकालना चाहिए। आपकी भावना ठीक हो सकती है, लेकिन इसके कारण से छोटे छोटे लोगों को भी परेशानी होगी इसमें, क्योंकि चाहे वो बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे कोई हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, या किसी को 2 महीने के लिए मकान किराया लेना है या 2 महीने के कोई काम करना है, उन सबको भी इसमें प्रयोग में आपने ला दिया। पहले क्या होता था, निश्चित रूप से लोग इसका दुरुपयोग करते थे कि किराए तो रहते थे पर 11 महीने की लीज करते थे और उससे बाहर निकल जाते थे। उसके कारण से सरकार की मंशा हो सकती है कि उनका भी कम से कम पैसा लगे और रिकॉर्ड पर आए, तो मंशा ठीक हो सकती है। लेकिन इसमें जो अवधि आपने हटा दी, पहले कम से कम 1 वर्ष था, अब कोई अवधि नहीं है, और इसके कारण से इसके बारे में लोगों को, सामान्य लोगों को परेशानी आएगी और विभाग के इस दायरे में फंसेगा। उसके कारण से एक जनता पर, इसी तरह से खंड घ में 1 वर्ष की अवधि की लीज की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री का प्रावधान था, संशोधन कर किसी भी अवधि के लीज की रजिस्ट्री का प्रावधान कर दिया। ये मैंने अभी बताया। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप 1 माह के लिए कोई संपत्ति किराए पर लें या 1 साल से अधिक के लिए किराए पर लें, उसका स्टाम्प ड्यूटी के रूप में अचल संपत्ति के बाजार मूल्य का, आप इसमें विचार करना, बाजार मूल्य का 2 पैसा है ना, बाजार मूल्य का 2 पैसा प्रतिशत, पॉइंट मतलब प्रतिशत, तथा पंजीयन शुल्क के रूप में 1%। मान लो मैं जिस मकान को किराया ले रहा हूँ वो 3,000 का, 3 लाख का है या 5 लाख का है, तो मुझे आपको 2 पैसे के हिसाब से उस 3 लाख का मतलब स्टाम्प लगाना पड़ेगा, वो 60 रुपये का लगाना पड़ेगा, और उस पर 1%। अगर मेरा 3 लाख का है तो मुझे उसमें 3,000 रुपया आपको उसके लिए पंजीकरण के देना पड़ेगा, जो किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा, और उसके कारण से लोगों की परेशानी जो है ना वो बढ़ेगी। आपने ये जो लगाया है 1%, इसकी आपकी अचल संपत्ति का मूल्य मान लो 10 लाख रुपया माने, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 200 रुपये तथा पंजीयन शुल्क के रूप में 10,000 रुपये देने होंगे। और इसके लिए जिस प्रकार की परेशानी होगी, इस छोटे छोटे मकानों में जो किराए रहने वाले बच्चे आते हैं, उन सब को दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ेगा और उससे परेशानी बढ़ेगी। इसी तरह से विद्यमान खंड च अचल संपत्ति के इकरारनामे जिसमें क्रेता को संपत्ति का कब्जा दे दिया गया है कि रजिस्ट्री अनिवार्य है, को संशोधित कर रहे हैं। अब आप ऐसे इकरारनामे भी अनिवार्य रजिस्ट्री के दायरे में डाल दिए गए हैं जिनमें कब्जा नहीं लिया गया। इस संशोधन के बाद ऐसे इकरारनामों पर जिससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का स्टाम्प पेपर का शुल्क सरकार को दिया जाता था, वहाँ अब संपत्ति के क्रय विक्रय का 3%। मैं सोचता हूँ सामान्य नहीं होता। 3% का मतलब बहुत बड़ा। इस प्रकार की जो संपत्तियाँ हैं जिसमें लेन देन तो नहीं हुआ लेकिन उनका निर्णय हुआ, जिसमें उसका पोजीशन दे दिया, वहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिसने पोजीशन अभी लिया ही नहीं, उसके पहले ही उसको 3% स्टाम्प ड्यूटी और 25 पैसा प्रति सैकड़ा के हिसाब से स्टाम्प उसके ऊपर लगेगा, तो निश्चित रूप से ये आर्थिक भार जो है ना सर्वसाधारण जनता के ऊपर पड़ेगा। इस पर आप फिर से विचार कर सकते हो तो करो, आप पास करना चाहो तो करो। सामान्य जनता को इससे बहुत अधिक परेशानी होगी।
अनिवार्य किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में धारा 7 की उपधारा 1 के खंड ज में जोड़ते हुए अचल संपत्ति के ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री भी अनिवार्य कर दी है जो ऋण लेने वाला व्यक्ति प्रतिभूति के रूप में रखेगा। मान लो मैंने बैंक से मुझे कोई लोन लेना है और मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी रखी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपने एक तरह से उस पर टैक्स लगा दिया, तो उसके कारण से निश्चित रूप से इस पर लगने वाला स्टाम्प ड्यूटी वो है 25 पैसा। इसका मतलब अगर 100 रुपये का कोई करेगा तो 25 पैसा देना पड़ेगा, और अगर मान लो 1 लाख का करेगा तो 250 रुपया स्टाम्प लगाना पड़ेगा, और उसके साथ ही शुल्क जो है ना वो 1% लगेगा। अब मान लो मैं किसी 30 लाख की प्रॉपर्टी के लिए कोई कर्जा ले हो तो मुझे 30 लाख का 1%, इसका मतलब मुझे 30,000 रुपया है ना, इसके लिए शुल्क लगेगा, जो सामान्यतः अब तक कभी नहीं था। इस प्रकार से किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य के कानून के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र जो पहले अनिवार्य रजिस्ट्री वाले दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं था को भी खंड ज द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार किसी डेवलपर पर किए गए करार, चाहे वह निर्माण या विकास के लिए हो अथवा विक्रय या हस्तांतरण के लिए, भी खंड ज द्वारा अनिवार्य रजिस्ट्री वाले दस्तावेजों की श्रेणी में जोड़ा जाएगा। इन दोनों पर लगने वाला स्टाम्प ड्यूटी सामान्य नहीं है, 6% सॉरी ड्यूटी 6 पैसा, और पंजीयन शुल्क जो है ना वो 1% होगा। मैं सोचता हूँ कि आपने ये जो सारा आदेश जारी किया है, अभी आपने 8वें महीने में रजिस्ट्री ऑफिस को जो ये कॉपी दी है उसमें ये सब आपने मेंशन किया है, और उसके कारण से ये सामान्य नहीं है। अगर सरकार केवल ये है कि भाई किसी भी तरह से अधिक लोगों से पैसा देने में लोग जितना नहीं है, जितना आप इन अधिकारियों के चंगुल में जो फंस करके जो मरेगा ना, आपका ये डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा अगर करप्शन का कोई अड्डा है तो वो जगह है। वहाँ आपने हर आदमी को उलझाया है, तो उसके कारण से उसको तकलीफ होगी। अचल संपत्ति के संबंध में संपादित की जाने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी को भी खंड ट के तहत अनिवार्य रजिस्ट्री वाले दस्तावेजों के श्रेणी में जोड़ा है। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी उस अचल संपत्ति की कीमत देकर संपादित की है तो उस पर कीमत का 6% स्टाम्प ड्यूटी और 1% पंजीयन शुल्क देना होगा, और यदि बिना कीमत के संपादित किया गया तो उसके पक्ष में लिया वह परिवार का सदस्य भी नहीं है तो स्टाम्प ड्यूटी 2% और पंजीयन शुल्क 1% लगेगा। मैं सोचता हूँ विशेष करके जो परिवार से परिवार में जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में भी सोचो। अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में धारा 33 में संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति ऐसा सबूत भी पेश करेगा कि मुख्तियारनामा निष्पादित करने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री की तिथि पर भी जीवित है। अब मान लो उनका निर्णय पहले हो गया, अब वो बीच में गैप रहा, तो उसको कौन से दिन की वो जिंदा है इस बात का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मान लो मैं आज रजिस्ट्री करने गया तो मुझे आज का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उन दफ्तर में भीड़ लगी रहेगी। रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को कितने समय पहले वो जिंदा है इसका सर्टिफिकेट होगा, ये सर्टिफिकेट जोड़ना भी मैं सोचता हूँ आसानी नहीं रहेगी हर व्यक्ति को। इसके कारण से कोई तरीका निकालिए आप उसकी कि एविडेंस कैसे आए, लेकिन हर व्यक्ति को केवल मैं जिंदा हूँ इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए वो जिसके पास भी जाएगा तो वो क्या उसकी दशा होगी और क्या उस दफ्तर की दशा होगी, क्योंकि इतनी इस प्रकार के काम होते हैं दिल्ली में, इतनी भीड़ लगी रहती है, तो आपको इसके कारण से लोगों को एक अनायास। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी कौन होगा। ये कौन आदमी कहेगा कि मैं जिंदा हूँ, उसका अधिकार आपने किसको दिया है, किस स्तर के अधिकारी से मुझे ये प्रमाण पत्र लेके आना पड़ेगा, ये कहीं स्पष्ट नहीं है। तो आखिर उसमें आदमी को ये नहीं पता है वो कहाँ जाएगा, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने की तारीख और रजिस्ट्री करने की तारीख के अंतर है, तो जिंदा होने का सबूत किस तारीख का लाना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी पहले करा रहा है, रजिस्ट्री मान लो उसके बाद करा रहा है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के दिन जिंदा है वो आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा, या रजिस्ट्री के दिन भी उसको सर्टिफिकेट जिंदा हूँ ये लाना पड़ेगा, ये इसमें स्पष्ट नहीं है। मैं सोचता हूँ कानून बहुत पेचीदगी से होते हैं, उसका एक एक शब्द का अर्थ लोगों की परेशानी बढ़ाता है, लोगों को रिलीफ देता है, और इस कारण से
ये जो आप ला रहे हो ना, इसको आपने ठीक तरह से देखा नहीं है। जैसा इन्होंने बनाया है उसके आधार पर अब मैं सोचता हूँ इस बात का सर्टिफिकेट, मान लो मुझे कल मकान खरीदना है तो मैं मान लो उसका एग्रीमेंट पहले करूंगा, 5 लाख रुपया उसको डिपॉजिट पहले दूंगा, और जब रजिस्ट्री वो मुझे कराएगा और कब्जा मुझे सुपुर्द करेगा 2 महीने बाद, तब मैं उसको 50 लाख की रजिस्ट्री कराऊंगा। तो मेरे को पहले दिन भी मैं जिंदा हूँ इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जिस दिन रजिस्ट्री कराने जाऊँगा उस दिन भी मुझे सर्टिफिकेट लेना जाना पड़े, तो मेरा 4 घंटे तो उसी दिन में सर्टिफिकेट लेने में ही ख़त्म हो जाएगा, तो मैं रजिस्ट्री कराने कब जाऊँगा। सबूत तारीख का लाना होगा। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी लिखने वाला व्यक्ति कहीं दूर अन्य किसी गांव में या देश में या कहीं रहता है और आया है, तो वो कितने समय तक इस बात का इंतजार करता बैठा रहेगा कि मैं जिंदा हूँ, इस बात का सर्टिफिकेट मुझे किस दिन देना पड़ेगा, ये स्पष्ट नहीं है। जिंदा होने का सबूत से यदि उसे खुद ही रजिस्ट्री कराने आना है तो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी कराने का मतलब ही नहीं रहता है। अगर वो आता है स्वयं ही आकर रजिस्ट्री कराए तो सीधा ही रजिस्ट्री के लिए, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट और उसको कब्जा लेना और बाकी सब काम करना, कई बार क्या होता है कि कब्जा तो देता नहीं है, तब देता है जब आप रजिस्ट्री का सारा पैसा और उसको चेक दे दोगे, तब जाकर के वो कब्जा सुपुर्द करता है। तो इसे मूल अधिनियम की 22 क के नई धारा प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत सब रजिस्ट्रार को अनेक मामलों में रजिस्ट्री से इनकार करने की शक्तियाँ भी दी है। अब उसकी करने की मंशा नहीं है तो कहेगा ये नहीं है, तो आदमी फिर घूमता रहेगा। पहले ही आपके रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो एक तरह से जनता के लूटने के खजाने हैं, चाहे वो आपके ज़माने में रहो चाहे मेरे। यहाँ की पोस्टिंग के लिए भी लोग कितने घूमते और कितने आपके पास आते, मेरे पास भी आए होंगे। मैं सोचता हूँ इस परेशानी को आपने इस कीमत पर बढ़ाया कि वो इसको रजिस्ट्री करे ना करे, इसके लिए भी ना कर दो, कोई अलग स्टेप बना दो जो उसके डॉक्यूमेंट पहले देख कर क्लियर कर दे कि हाँ भाई ये रजिस्ट्री होगी, ये रजिस्ट्री नहीं होगी, तो कम से कम उस दिन तो उसके सामने ये समस्या आके खड़ी नहीं होगी। तो मूल अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है। ये संशोधन सब रजिस्ट्रार की ऐसी न्यायिक शक्तियाँ दे देगा जिसका आम जन को परेशानी होगी। और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं केंद्रीय कानून है, आप इसमें संशोधन करने का राज्य को अधिकार है, लेकिन इसके लिए भी हमारा ये सारा संशोधन होने के बाद ये केंद्र सरकार के पास जाएगा और वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद ही ये कानून के रूप में आएगा। मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से आप विचार करिए। विशेष करके 3-4 जो समस्या मैंने आपको लिखी, जो डे टू डे छोटे छोटे लोगों को परेशानी होगी, इस परेशानी का कोई निदान होने का तरीका हो तो ठीक, इसलिए मैंने कहा कि इसको जनमत जानने के लिए भेजो। माननीय प्रभारी मंत्री जी। खड़े हो गए कटहरी। लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद क्या बोलेंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन बोल चुके हैं, मैं समझता हूँ। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन बोल चुके, मैं समझता हूँ।